गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाइए। तो हम लोग कहां पर थे? मैटर वेव्स। कुछ कहानी चल रही थी, है ना? मैटर वेव्स, और यू कैन से इट इज अ डी ब्रॉगली वेव। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एक बार मैं आपको वापस याद दिलाता हूं। जैसे लाइट ने डुअल नेचर शो किया, बहुत सिंपल वे में सीखा करो चीजों को। डुअल नेचर का मतलब है कि उसकी एक थ्योरी से काम नहीं चल रहा है। एक थ्योरी किसी जगह फेल हो जाती है, दूसरी जगह काम करती है, दूसरी जगह फेल हो जाती है, पहली जगह काम करती है, और कोई ऐसी थ्योरी हमारे पास है नहीं जो दोनों को एक्सप्लेन कर सके। तो फिर हमने कहा कि लाइट शोज डुअल नेचर। उसमें एक नेचर था वेव नेचर, जो हम बहुत फेमिलियर हैं उससे, और एक थोड़ा सा ऑड सा नेचर आपके सामने आया जिसको आपने क्या बोला? पार्टिकल नेचर। उसमें कोई पार्टिकल नहीं था। तो डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि यूनिवर्स हैव सिमिलैरिटी, मतलब सिमिलैरिटी है यूनिवर्स में। और उसने कहा कि जिस तरह से लाइट एक वेव होते हुए उसने कौन सा नेचर शो किया, अपने बाउंड्री को क्रॉस करके उसने पार्टिकल नेचर शो किया, और उसके पार्टिकल नेचर की प्रॉपर्टी फोटोन ने शो की। फोटोन जैसी चीज हमने बना दी। किया हमने सिर्फ एक काम, एनर्जी का पैकेट बना दिया। यस और नो? उस कंटिन्यूअस एनर्जी को क्या किया हमने? एनर्जी का पैकेट बना दिया। और पैकेट बनाने के बाद क्या हुआ कि वो जो मूव कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग आपने देखा कि उसने मोमेंटम एग्जिबिट किया। और मोमेंटम जो है उसके पार्टिकल नेचर को शो करता है, क्योंकि मोमेंटम अभी तक तो हम किसके लिए पढ़ते थे? पार्टिकल्स के लिए पढ़ते थे। उसके बाद डी ब्रॉगली ने डायरेक्ट बोला कि यूनिवर्स हैव सिमिलरिटी। तो जिस तरह से लाइट वेव होते हुए उसने पार्टिकल नेचर शो किया, तो उसने कहा कि पार्टिकल भी बदला लेगा। कभी ना कभी पार्टिकल क्या होगा कि यूनिवर्स में कोई ऐसी घटना छिपी हुई होगी जहां पर वो कौन सा नेचर शो करेगा? वेव नेचर शो करेगा। बहुत सिंपल समझा करो चीजों को। लैंग्वेज बहुत टफ है, इन अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल है। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा फेनोमेना एग्जिस्ट करता होगा जिसमें हम पार्टिकल को एज अ पार्टिकल डील करेंगे, तो हम उस फेनोमेना को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एक्सपेरिमेंट हमारे सामने था, और इलेक्ट्रॉन कहीं ज्यादा आ रहे थे, कहीं कम आ रहे थे, फिर कहीं ज्यादा आ रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा क्यों, यहाँ कम क्यों, ऐसी क्या खास बात है? इन सब चीजों का जवाब कौन नहीं दे पा रहा है? पार्टिकल नेचर। उसके हिसाब से तो एक कोलिजन होना चाहिए था। और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करके इधर गया तो इधर भी जाना चाहिए, इधर स्ट्राइक करके गया तो इधर भी जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन हमें समझ नहीं आ रहा कि कहां पर ज्यादा और कहां पे कम। तो डी ब्रॉगली ने यह कहा कि कभी यूनिवर्स में ऐसा फेनोमेना हमारे सामने आएगा जहां पर पार्टिकल कौन सा नेचर शो करेगा? वेव नेचर। तो पहले तो मैं मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पार्टिकल लाइट बन जाएगा। जैसे लाइट ने कौन सा नेचर शो किया? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नहीं था, वैसे ही एक पार्टिकल शो करेगा वेव नेचर। वो वेव जो आपने पढ़ी है, स्टैंडिंग वेव, पता नहीं क्या क्या पढ़ी है ना, मैकेनिकल वेव पढ़ा आपने, और इधर क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वो ये वाली वेव है ही नहीं, वो कोई और ही वेव है। उसका नाम क्या है? लेकिन उसके उस इवेंट का एक्सप्लेनेशन कैसे चलेगा? उस इवेंट का एक्सप्लेनेशन ऐसे चलेगा जैसे वेव्स आपस में चल रही है। जैसे आप पढ़ते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, बहुत सारी चीजें, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, बहुत सारी ऐसी बातें करते हो वेव के लिए। तो उस फेनोमेना को समझाने के लिए आपको पार्टिकल को क्या मानना पड़ेगा? वेव। जबकि आपका मन नहीं मानेगा और आपको दिखेगा भी कुछ नहीं, ये मैं बता दूं। लेकिन जो रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट आपको मजबूर कर देंगे कि वो किस तरीके का नेचर शो कर रहा है। जैसे फोटोन के अंदर लाइट में जाके किसी ने नहीं देखा है कि उसमें फोटोन है नहीं है, लेकिन बिहेवियर जो है
वो एक्सप्लेन हो रहा है फोटोन से सारी चीजों का, यस और नो। तो हमने कहा जब कोई थ्योरी प्रॉपरली अप्लाई हो रही तो उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, अगर वो नहीं होगी उसी दिन डिनाई हो जाएगा वो। समझ में आई बात? तो उसने कहा कि यूनिवर्स में कोई ऐसा फिनोमेना होगा, क्योंकि यूनिवर्स में सिमिलैरिटी है, एक वेव चीज ने कैसा नेचर शो कर दिया, तो फिर पार्टिकल भी अपना हिसाब बराबर करेगा, वो शो करेगा क्या, वेव नेचर। और उसने कहा कि वो वेव ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना मैकेनिकल है, कुछ अलग ही है वो, लेकिन वो चीज वेव नेचर है। मतलब उस फेनोमेना का एक्सप्लेनेशन एज अ वेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो वेव है इसका नाम हम क्या रखेंगे, मैटर वेव, या इसको अनसर्टेनिटी वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसमें ये कहा जाता है कि जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, देखो पार्टिकल नेचर क्या कहता है कि अगली पोजीशन फिक्स है पार्टिकल की। कैसे बताते हो आप? जैसे आप वेलोसिटी दिखाते हो, अभी तक मैकेनिक्स में क्या करते थे हम, dt टाइम बाद उसको अगले पॉइंट पे रख देते थे, यस और नो। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, वो अनसर्टेन है। क्या है? और वो अनसर्टेनिटी एक वेव तरीके की है। कैसी है? देखा किसी ने नहीं है, लेकिन आउटपुट उसका किसके जैसा है, वेव के जैसा। समझ में आई बात? तो उन्होंने उस वेव का नाम रख दिया डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव, या हम इसको अनसर्टेनिटी वेव भी बोल देते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई मूविंग पार्टिकल क्या शो करेगा, वेव नेचर शो करेगा। उस उनके सिंपल कहने का मतलब था कि अभी तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा कोई इवेंट आपके सामने हो सकता है जहां पर पार्टिकल को आप पार्टिकल मानेंगे तो वो फेनोमेना एक्सप्लेन नहीं होगा। और फिर उन्होंने साथ के साथ ये भी सिमिलैरिटी कर दी कि वेव नेचर से पार्टिकल नेचर को मिलाने वाली इक्वेशन ये थी, P इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा। तो उन्होंने कहा कि जैसे पहले आप क्या कर रहे थे, लैम्डा इक्वल्स टू P इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा फोटोन के लिए लगाया आपने, लैम्डा वेव नेचर की प्रॉपर्टी से आया, और मोमेंटम पार्टिकल नेचर। तो ये इक्वेशन बताता है कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में सेम, मतलब उनको रिलेशन किस तरह से स्टेब्लिश होगा। तो उन्होंने इसको रिवर्स कर दिया। उन्होंने कहा जिस वेव की हम बात कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ h बाय p होगी। p इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो उन्होंने कहा कि एक मूविंग पार्टिकल क्या शो करेगा, वेव नेचर शो करेगा। समझ में आई बात? लेकिन अभी तक हमारे पास यूनिवर्स में कोई फेनोमेना सामने नहीं था। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या है, एक नहीं मतलब कॉम्बिनेशन है, डेविसन एंड जर्मर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट पहले किस पे किया गया था, एक्स रेज पे। तो एक्स रेज तो वेव है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और वो क्रिस्टल पे एक्स रेज को गिराकर किसी जगह पर एक्सरे की इंटेंसिटी ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, इस तरह से उन्होंने पूरा फेनोमेना देख रखा था। तो बाय चांस उन्होंने क्या किया, उसी क्रिस्टल पे इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड कर दिए। तो जैसे ये क्रिस्टल है, पहले एक्सरे गिरा रहे थे तो एक्सरे से सारी चीजें समझ में आ रही थी, कोई दिक्कत भी नहीं था। लेकिन जब उन्होंने उस पर इलेक्ट्रॉन गिरा दिए तो सिमिलर आउटकम आना शुरू हुए। सिमिलर मतलब कैसे, जैसे एक्सरे शो करता था कि आपने यहां से एक्सरे गिराया क्रिस्टल पे, पता चला यहां पर एक्सरेज की इंटेंसिटी ज्यादा है, कहीं कम है, फिर कहीं से फिर ज्यादा है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो जैसे ये ज्यादा कम का वेरिएशन दिखा ना, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आता है, जैसे आपने YDSC पढ़ा था, मैक्सिमा देन मिनिमा देन मैक्सिमा देन मिनिमा, इस तरह से सिचुएशंस बन रही हैं, कहीं डार्क फ्रिंज कहीं ब्राइट फ्रिंज, इस तरह से। तो यहाँ पे वही दिमाग वही जा रहा है कि यार इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा क्यों जा रहा है, इसमें क्या खास बात है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम क्यों आ रहा है, इसमें क्या खराबी है। तो उनको लगा कि हो सकता है कुछ रैंडम होगा, दोबारा एक्सपेरिमेंट शुरू करके देख लेते हैं, कंडीशंस बदल दी, फिर उन्हीं वेलोसिटी पे उसी क्रिस्टल पे फिर से गिराया, पता चला फिर से वही कंडीशन। तो उनको लग रहा है ये कोई रैंडम होता, रैंडम का मतलब समझते हो, कोई रैंडम अरेंजमेंट होता तो आप समझ जाते कि कभी यहाँ आ रहा है कभी कभी यहाँ आ रहा है। तो हो सकता है अपने मन मर्जी से जो कोलिजन हो रहा है, जैसा लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, जो भी चीजें हैं उसके हिसाब से चीजें चल रही है। लेकिन इसमें एक क्या था, डेफिनेट कंडीशन, कि अगर हम पर्टिकुलर एनर्जी पे गिरा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो उस क्रिस्टल पे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर मैक्सिमा आ रहा है तो बार बार वही मैक्सिमा आ रहा है, चाहे आप कंडीशंस बदल दो। कंडीशन बदलने का मतलब थोड़ी देर बात करो, रूम को ही चेंज कर दो, हमने क्रिस्टल वही रखो, एनर्जी वही रखो इलेक्ट्रॉन्स की, तो आपको उसी लोकेशन पे क्या मिल रहा है, बार बार मैक्सिमा मिल रहा है।
फिर जब आप एनर्जी चेंज कर दे रहे हो इलेक्ट्रॉन की, तो वो जगह बदल जा रही है, और फिर नई एनर्जी जिस पे बार बार एक्सपेरिमेंट करे तो बार बार उसी जगह पे मैक्सिमम मिल रहा है। तो जब ये चीज उनके सामने आई तो उनको ये लगा कि भाई ये मैक्सिमम मिनिमा तो किसी वेव से ही समझाया जा सकता है, क्योंकि और तो कोई खास बात है नहीं। क्योंकि पार्टिकल में अगर पार्टिकल स्ट्राइक करके इधर गया तो फिर पहुंचा क्यों नहीं, यहाँ कम पहुंचा और इधर ज्यादा पहुंचा और यहाँ कम पहुंच रहा है, तो कहीं पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, कहीं पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब फिर ऐसा क्या करें, तो उन्होंने मान लिया कि लेट द इलेक्ट्रॉन इज शोइंग वेव नेचर। देखा किसी ने नहीं, फिर उन्होंने सोचा कि इसको किस तरह से मैथमेटिकली हम समझा सकते हैं। तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स को क्या मान लिया, वेव। और उसके बाद उन्होंने ब्रेग्स इक्वेशन जो है वो ये थी, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। ब्रेग्स इक्वेशन किसके लिए थी, एक्सरेज के लिए। उन्होंने वही इक्वेशन पिक कर लिया बिना सोचे समझे कि चलो इसी इक्वेशन को लगा के देखते हैं क्या होता है। समझ में आई बात? तो उन्होंने क्या किया, डी जो है निकल क्रिस्टल का लगभग 2.15 एंगस्ट्रॉम है। कितना, किसका है ये, निकल क्रिस्टल का। उन्होंने उस पर क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड कर दिए किसी पर्टिकुलर एनर्जी पे। फिर उन्होंने देखना शुरू किया कि किस किस एंगल पर, ये एंगल ऐसा है जैसे यहां से गिराया आपने, किस एंगल पर मैक्सिमा आ रहा है। तो पहले तो एक्सपेरिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन को किसी पर्टिकुलर एनर्जी पे रख रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर एंगल पर अगर मैक्सिमा आया तो वहां हर बार क्या आ रहा है, मैक्सिमा ही आ रहा है। तो उस एंगल को उन्होंने कहां से फाइंड आउट कर लिया, एक्सपेरिमेंट से, कि कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और कहां इलेक्ट्रॉन, तो ज्यादा के करस्पॉन्डिंग ये एक्सप्रेशन है, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम मिनिमा की बात नहीं करेंगे, हमें सिर्फ डेविसन जर्मन में इसी की बात करनी है। तो डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, कहां पर मैक्सिमा आ रहा है, तो जहां भी मैक्सिमा आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, वैसे आप समझते हो मिनिमा में क्या होता है, 2n+1 λ/2। मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस से कहीं से लाए होंगे हम, मैं बताऊंगा कैसे आएगा। तो डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो उन्होंने क्या किया, डी उनको पता था, साइन थीटा एक्सपेरिमेंट दे रहा था, और ऑर्डर वो खुद मानते गए कि हो सकता है ये फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा हो या हो सकता है सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा हो। इस तरह से उन्होंने इसका लैम्डा एस्टिमेशन स्टार्ट किया। तो उन्होंने लैम्डा की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया। फिर वो क्या करते कि जिस लैम्डा को एक्सपेरिमेंट से निकाल रहे थे उसी लैम्डा को वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से निकाल रहे थे। कैसे, लैम्डा इक्वल्स टू h/p। तो वो जो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से गिरा था अभी तक उसका यूज कहीं नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, डी क्रिस्टल का लिया, एंगल निकाला, वहां से लैम्डा एस्टिमेशन स्टार्ट किया। फिर लैम्डा एस्टिमेशन स्टार्ट करने के बाद फिर उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में देखा तो पता चला कि यहां से तो ये इसको एक्सपेरिमेंटल लैम्डा बोल रहे हैं, और यहां से जो लैम्डा आ रहा है वो ये कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन की कितनी मोमेंटम है उसको सब्स्टिट्यूट करके हम ये लैम्डा एस्टिमेट करेंगे। और उन्होंने देखा कि बार बार वो लैम्डा उतना ही आ रहा है जितना किसने बताया था, डी ब्रॉगली ने। बात समझ में आया? तो जब एक ऐसी, ये जो बातें हम बोल रहे हैं वो एक एक्सपेरिमेंट से नहीं, उन्होंने बहुत बार किए होंगे इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट। कभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बदल दी होगी, मोमेंटम बदल के लैम्डा चेंज किया होगा। तो इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने लैम्डा अपनी तरफ से कैलकुलेट किया और पहले ही से ही इस इक्वेशन को लगा के बैठ गए कि भाई यहां मैक्सिमा आएगा, n=1 वाला यहां आएगा, 2 वाला यहां आएगा, 3 वाला यहां आएगा। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो एग्जैक्ट उसी जगह पर। तो इस बार क्या किया उन्होंने, पहले मोमेंटम निकाल लिया, फिर लैम्डा निकाल के फिर थीटा चेक किया कि देखें वहीं आता है क्या, तो थीटा भी वहीं आ रहा है जहां मैक्सिमा उनका इक्वेशन दे रहा है। तो अब उनका कहने का मतलब हुआ कि ये इक्वेशन इलेक्ट्रॉन पर एप्लीकेबल हो रहा है। पता नहीं कैसे हो रहा है, देखा तो है नहीं किसी ने अंदर जाके, लेकिन ये एक्सप्रेशन अप्लाई तो कर रहा है। और उस एक्सपेरिमेंट को अगर हम भूल जाएं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो वो एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या मान लिया गया है, और उसका लैम्डा डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग ही बोल दिया गया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट उस एक्सप्रेशन को क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था। और हमारे सामने यूनिवर्स में एक ऐसा इवेंट था जहां मन तो नहीं मान रहा है लेकिन द पार्टिकल इज शोइंग वेव नेचर। समझ में आई बात? तो पार्टिकल क्या शो करने लगा, और उसका लैम्डा डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग है। तो मतलब इनाम तो इनको ही मिलेगा। इन्होंने बहुत पहले बहुत सारी बातें बोल दी, इन्होंने बहुत कुछ बता दिया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, जबकि यूनिवर्स में हमारे पास कोई इवेंट था ही नहीं। लेकिन हमारे सामने इवेंट्स आए और हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन इज शोइंग
और इस एक्सपेरिमेंट के बाद कहा गया है कि पार्टिकल इज शोइंग वेव नेचर एंड इट्स वेवलेंथ इज दिस। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स हैं जहां पर पार्टिकल वेव नेचर शो करते हैं। जैसे आप लोग ऑर्बिटल्स वगैरह बनाते हैं, पी ऑर्बिटल ऐसे बनाते हो, तो वो सब जो आप लोग शो करते हैं वो एक तरीके का क्या है, वेव नेचर है। हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के चारों तरफ वेव नेचर भी शो करता है। क्या शो करता है? वेव नेचर शो करता है। तभी तो आप लोग ऐसे बनाते हो, उसकी फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटीज बताते हो, नोडल प्लेन कहाँ है, क्या क्या बहुत सारी चीजें बताते हो, मुझे नहीं मालूम है वो सब। लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन ने कौन सा नेचर शो किया, उसी तरह से जो आपका एटम है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है। समझ में आई बात? उस वेव नेचर के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी चीजें हैं, आगे बताऊंगा बोर थ्योरी में कि 2πr इक्वल्स टू एन लैम्डा कुछ होता है, वो मैं बताऊंगा आपको वहीं पे। तो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या शो करने लगा, तो फिर एक जनरल थ्योरी ली गई कि भाई पार्टिकल कौन सा नेचर शो करते हैं, वेव नेचर शो करते हैं। तो पार्टिकल भी कौन सा नेचर रख रहा है, इसका सिंपल मीनिंग है कि आपके सामने एक ऐसी घटना है जहां आप उसको पार्टिकल मान के एक्सप्लेन, लेकिन अब आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते पुरानी थ्योरी को, तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ा, इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ा। तो हमने वहां से कह दिया कि पार्टिकल भी डुअल नेचर रखता है, कभी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ये एक्सपेरिमेंट के हिसाब से है। कभी भी आप लोग ऐसे मत पूछना कि सर ये क्यों शो कर रहा है, वो क्यों नहीं शो कर रहा है। हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि इसने शो किया और इसने, जैसे कोई आपसे बोले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आप किस थ्योरी पे जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर वो पुराना वाला नेचर, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको ये कहना है कि वो थ्योरी वहां एप्लीकेबल ही, इसीलिए हमने दूसरा थ्योरी एक्सेप्ट किया है। तो जहां पर पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है और वेव नेचर से एक्सप्लेन हो पा रहा है, तो वहां पर हम सारी बातें किससे करेंगे, वेव नेचर से। बात समझ में आई बात? और जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, इन्होंने इसको बेस दिया था कि भाई पार्टिकल इज शोइंग वेव नेचर। मेरी बात समझ में आई सबको? तो अब बात ये आती है कि इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या रोल है, मतलब हमारा सही मायने में कोई रोल नहीं है। मैं आपको एक डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट बताऊंगा कि क्या है वो। और दूसरा जो आप ये देख रहे हैं ना, क्या कहते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, तो जो पी है ये तो आपको आना चाहिए। किसी पार्टिकल का मोमेंटम कितना है, उसके लिए तो हम किसी भी चैप्टर में जा सकते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे मैंने कहा एक पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट पे छोड़ दिया, बताओ टी टाइम बाद उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है, तो आपको किस पर फोकस करना है, उसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है। अब उसको निकालने के लिए आप इलेक्ट्रोस्टेट लगाओ, या मान लीजिए क्या कहते हैं आपका पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, वहां से आप कहीं से उसकी वेलोसिटी लेकर आओ। तो क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में जाके इसका क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हम मोमेंटम नहीं पूछ के क्या पूछ लेंगे आपसे, लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछ लेंगे। मान लीजिए मैंने कहा कि टू पार्टिकल्स आर अंडर कोलिजन, सेकंड पार्टिकल जो है उसकी कोलिजन के बाद कितनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, तो वो क्वेश्चन है बेसिकली किसका, वो सेंटर ऑफ मास कोलिजन का क्वेश्चन है। आपको अगर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मिल जाए तो आप समझ गए ना। अब यहाँ पे क्या स्पेशल चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा हम किस पर बात करेंगे, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। वैसे मैंने उसका बेसिक आपको बता दिया, उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और बतानी है कि वो किस तरह से होगा। और उन्होंने हमें एक डेटा भी दिया था कि जैसे प्रैक्टिकल डेटा और थ्योरेटिकल डेटा कैसे मैच होता है। तो एक हमारे पास है कि जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को 54 वोल्ट पे एक्सलेट किया, किस पे, 54 वोल्ट पे, तो एट एन एंगल जिधर से वेव्स आ रही हैं या इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ आ रहे हैं, उससे 50 डिग्री के एंगल पर उनको फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा मिला था। क्या मिला था, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। किस एंगल पे, कितने एनर्जी, कितने 54 वोल्ट पे एक्सेलरेट करके लाए थे, तो वो कहां पे मिला था, 50 डिग्री पे फर्स्ट ऑर्डर। तो वहां से उन्होंने लैम्डा डिसाइड किया थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल, और फिर लैम्डा डिसाइड किया थ्योरेटिकल, वो ऑलमोस्ट दोनों सेम थे। वो हमारे सामने एक डेटा दिया है उन्होंने। ऐसे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट नहीं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे। बात समझ में आए? तो लिखिए डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस।
देखो, the light shows the light shows dual nature. The light shows dual nature similar to that similar to that a moving particle similar to that a moving particle also shows wave nature wave nature along with wave nature along with particle nature wave nature along with particle nature. फुल स्टॉप लगा के लिखिए. This wave is called matter waves or de Broglie wave. This wave is called matter wave or de Broglie wave or uncertainty wave or uncertainty wave. ठीक है क्या? तो ये समझ गए ना, एज लाइक मैंने लाइट तो बोला है लेकिन सिर्फ नेचर के लिए बोला है, लेकिन वो वेव कौन सी है? मैटर वेव, कोई अलग तरीके की, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो किसकी तरह है? समझ में आई बात? तो अगर आपके पास मूविंग पार्टिकल है, सपोज उसका मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो उसका लैम्डा कितना लिखेंगे हम? h अपॉन p, वेयर p इज मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम. मैं संभल के बोल रहा हूं, आप भी संभल के सीखें. मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मैंने हर बार क्या बोला है? मोमेंटम नहीं बोला है, क्या बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम. समझ आई बात? तो h बाई एच आप जानते हो प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, यहां से जो लैम्डा आएगा इसको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं. डी ब्रॉगली वेवलेंथ. ये हाइपोथेसिस थी उनकी. उसके बाद एविडेंस जो है बाद में कौन देंगे? डेविसन एंड जर्मर. तो एक बात बताइए, मोमेंटम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में? अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी. तो आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी बना सकते हैं कि लैम्डा इज योर h अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, और मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग ये है. ओके. तो एक मूविंग पार्टिकल क्या शो कर रहा है? वेव नेचर. कभी शो कर रहा है, कभी किसी फेनोमेना में नहीं कर रहा है, किसी फेनोमेना में कर रहा है. तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें सिस्टम को पिक करना पड़ता है. तो मुझे एक बात बोलना, सुनो ध्यान से. अगर टू पार्टिकल्स हैव सेम मोमेंटम, देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज आल्सो सेम. But if two particles have same de Broglie wavelength, then their momentum is. सोच के बोलो, अभी अभी मैंने करेक्ट किया यहाँ. If two particles have same momentum, then their de Broglie wavelength will be same. But if two particles have same de Broglie wavelength, but their magnitude of momentum will be same, their momentum may or may not be same. इसलिए इस स्टेटमेंट को लिख लो. देखो, इफ टू पार्टिकल, क्योंकि यहां गलती होती है बहुत तेजी से. इफ टू पार्टिकल हैव सेम मोमेंटम देयर
their de Broglie wavelength, their de Broglie wavelength will also be same, but if two particle have same de Broglie wavelength, then their momentum may or may not be same. Then their momentum may or may not be same. सही बात है क्या? यहाँ बहुत फास्ट गलती होती है. ब्रैकेट में लिखो, their magnitude of momentum is same, but direction may or may not be same. ठीक है, डायरेक्शन सेम हो कोई जरूरी नहीं है. ओके, ऐसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं. हालांकि मैं आपको बेस बता चुका हूं कि मोमेंटम हम किसी भी चैप्टर में जाके आपसे पूछ सकते हैं, और आपको मोमेंटम पता है तो आप वहां से क्या बताएंगे? डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे कमेंट करेंगे. ऐसे एक दो क्वेश्चन करते हैं, सिंपल है वैसे तो. जैसे सपोज मैंने ये कहा कि मेरे पास एक बात नहीं, एक बॉम्ब है एंड इट इज फ्री एंड एट रेस्ट. किस पर है? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. ठीक है, इवन इस जमीन को भी हटा दो, क्या दिक्कत है? कहीं पड़ा हुआ है ना, उससे हमें क्या फर्क? कहीं भी है मान लो, लिखो दिस बॉम्ब explodes into two fragments of mass m1 and m2. This bomb explodes into two fragments of mass m1 and m2. Then find out the ratio of their de Broglie wavelength. कितना आएगा बताओ? Then find out the ratio of their de Broglie wavelength. इतना टाइम लगना चाहिए क्या? क्या है कॉन्सेप्ट? जैसे एक्सप्लोड होगा टू फ्रैगमेंट्स में, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो ये m1 और ये, तो ये बात समझ में आए, बिकॉज इनिशियली इट इज एट, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ही जाएंगे. अगर ये v1 वेलोसिटी से, तो ये क्योंकि इनिशियली रेस्ट पर था, तो यहां पर मुझे डायरेक्ट दिख रहा है दोनों के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम है एंड देयर डायरेक्शन इज. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कह रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगाते हैं? जब सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व. इनिशियल मोमेंटम 0, पहले वाले का p1 बोल देते हैं और दूसरे वाले का p2. तो इनका मोमेंटम p2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ p1, बट देयर मैग्नीट्यूड्स आर mod of p2 equals to mod of p1, and this implies, because lambda is h by p is the magnitude of momentum, then the lambda is how much? h by p कितना? चाहे कुछ भी नहीं हो, हमें lambda 1 upon lambda 2 चाहिए, तो p2 by p1, and that is equals to, that is 1. सिंपल है, इतना सोचना ही नहीं था, क्योंकि जैसे वो एक्सप्लोड करेंगे उनका मोमेंटम इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन
डायरेक्शन। ओके, ठीक है। ओके, देखो, टू पार्टिकल्स moving mutually perpendicular, two particles moving mutually perpendicular to each other and having same de Broglie wavelength lambda, having same de Broglie wavelength lambda. After collision they sticks together, after collision they sticks together, then find out the de Broglie wavelength of combination, then find out the de Broglie wavelength of combination। ठीक है, बताओ एक्चुअल में क्वेश्चन कहाँ का है? कोलिजन में है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। अच्छा, इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है? सेम। तो मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी है और इसकी v2, तो पहली बात तो दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है लैम्डा, तो पहले तो ये पता करें v1 v2 कितना है। तो पहली बात अगर हम v1 को देखें तो माई लैम्डा इक्वल्स टू व्हाट? h अपॉन 2m v1, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू h बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, तो लैम्डा इज h अपॉन 2m v1, और उधर उसका भी लैम्डा ही है h अपॉन m v2। तो इन दोनों को सेम अगर हम देख रहे हैं तो v1 v2 में क्या रिलेशन है? तो योर 2m v1 इक्वल्स टू v2 m v2, यही ना? तो योर रिलेशन वुड बी 2v1 इक्वल्स टू v2, तो डायरेक्ट लिख लें। तो v2 जो है वो v1 का, अब ये दोनों एक दूसरे पर क्या हो गए? कंबाइन करके, तो कंबाइन होके बन गया 3m। मैंने माना इसकी वेलोसिटी समथिंग vx vy। अच्छा, मैं दो कंपोनेंट क्यों मान रहा हूं? क्योंकि मुझे नेट के डायरेक्शन मालूम नहीं है कि ये किधर जाएगा, तो मैंने मान लिया क्योंकि बोर्ड के प्लेन में है, तो एक प्लेन में आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स मान सकते हैं। अगर 3D में होता तो 3 मानने पड़ते, तो अभी बोर्ड के प्लेन में है क्योंकि ये दोनों बोर्ड के प्लेन में ही चल रहे हैं, तो ये इसी प्लेन में रहेगा फाइनली। तो ऐसा करते हैं, अलोंग द x डायरेक्शन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या आएगा बताइए? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो 2m इंटू v1 इक्वल्स टू 3m इंटू vx। योर vx वुड बी 2v1 बाय 3, ये vx आ गया। अलोंग y डायरेक्शन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका 0 है, इसका है m v2, दैट इज इक्वल्स टू 3m vy। योर vy वुड बी v2 बाय 3, और v2 किसके बराबर है? 2v1, तो ये भी 2v1 के बराबर है। तो मेरा vx भी कितना आया? 2/3v1, यही ना? तो 2v1/3 ये भी आया और ये भी 2v1/3। What is the net velocity of this particle? Under root 2 into 2v1/3, root 2 of this, तो ये आ गया v। And what is its lambda? Lambda dash is h upon p,
एंड h अपॉन 3m इंटू 3m इंटू v। एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। व्हाट इज लैम्डा डैश? h अपॉन 3, m कितना? m ही है, और v इज तो √2 इंटू 2v1/3। कौन कैंसिल हुआ? 3 से 3 कैंसिल हुआ। देन योर लैम्डा डैश वुड बी h अपॉन 2 √2 mv1। जरा देखो तो h अपॉन mv1 किसके बराबर है? h अपॉन mv1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो h अपॉन mv1 इज 2 लैम्डा। तो योर लैम्डा डैश इक्वल्स टू 2 लैम्डा अपॉन 2 √2 एंड योर आंसर वुड बी। समझ गए ना किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं? इस चैप्टर से कोई रोल नहीं। इस चैप्टर का तो सिर्फ आपका क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू h बाय p। अब p के लिए हम किसी भी चैप्टर में चले जाएंगे। समझ में आई बात? नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे ही याद दिला रहा हूं ताकि जब आप शीट करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि भाई हमें मोमेंटम पे फोकस करना है, और मोमेंटम इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। थोड़ा जल्दी लिखो, है ना, क्योंकि इसमें मैं जनरली इस चैप्टर में मैं ज्यादा देर रुकता नहीं हूँ, लेकिन हमारा इंटरेक्शन पहली बार है तो मैं रुक रहा हूँ। अदरवाइज तो सिर्फ मैं एक ही लाइन बोलता हूँ, मोमेंटम आया और इसका क्वेश्चन आया। समझे कि नहीं? बाकी तो डेविसन जर्मर है, उसमें क्या आउटकम्स है उसकी बात करनी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन लिखिए। an electron is released from rest in an electric field in a constant electric field। ऐसे लिखो, an electron is released in a constant electric field E। find out the rate of change of its de Broglie wavelength at any time t। find out the rate of change of its de Broglie wavelength at any time t। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले रेट की बात करें ना, इधर देखो, जब आपसे कभी रेट एस्टिमेट करने की बात करें तो आपका फोकस पहले उसके पर्टिकुलर वैल्यू पे होना चाहिए, और याद रखना वो वैल्यू का भी टाइम का फंक्शन चाहिए आपको, तब आप उसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तब जाके उसका रेट एस्टिमेट करेंगे। तो यहां से फोकस आपका किधर जाना चाहिए? एट एनी टाइम टी पर उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट से रिलीज किया, तो सपोज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट साइड में है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? कांस्टेंट। तो अगर ये है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ही होता है, और उस पर जो फोर्स लगेगा माइनस ई वेक्टर है। यही है क्या? तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन की बात करें तो दैट इज माइनस ई बाई एम। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है क्या? तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी एप्लीकेबल होगा। तो यहां से अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट
एक्सेलरेशन माइनस ई बाई एम इंटू टी। तो ये है क्या इसकी वेलोसिटी। व्हाट इज इस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ई बाई एम, ई इंटू टी, यही है क्या? ये मोमेंटम आ गया ई इंटू टी। किस टाइम पे पूछा है? एट एनी टाइम टी। और मैंने इसी टाइम पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं पूछा है, मैंने पूछा है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज व्हाट, लैम्डा इक्वल्स टू h by p and p is your m into v, तो that is h upon p कितना है? e into t। ये तो है इसका लैम्डा एट एनी टाइम t and we are required d lambda by dt and that is equals to h by e into minus 1 upon t square। तो this is your d lambda by dt is negative times h upon e t square। ये इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वेरिएशन है। नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होता जा रहा है, क्योंकि पहले ये रेस्ट पे था। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसलिए ये डी लैम्डा बाई डी टी इज योर। ओके, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के क्वेश्चन के लिए आप मोमेंटम पे फोकस करें, बाद में डी ब्रॉगली तो h बाई पी करा के। इस चैप्टर का पार्ट सिर्फ ओके। अच्छा, अगर एक पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा? एक चार्ज पार्टिकल चेंज होगा या नहीं, बस इतना बताओ। चेंज होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगना ये इंप्लाई करता है कि उसका मोमेंटम चेंज होगा। यस और नो? अब अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही है सिर्फ, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क परफॉर्म क्यों? अरे तो वर्क परफॉर्म ही नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कंजर्वेटिव का मतलब होता है एक लूप में वर्क जीरो होता है। किसी भी लूप में घूमोगे तो टोटल वर्क जीरो का। वर्क तो करता है यार। अपन पोटेंशियल क्या पढ़ के आए हो? इतना सारा पोटेंशियल किस लिए पढ़ा था? अगर वर्क नहीं कर रहा था तो क्यों पढ़ रहे थे हम? वर्क करता है। मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क। तो मेरा अगला क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, क्या होगा? क्या पार्टिकल पे फोर्स लगेगा? एक मिनट, तुम लोग जल्दीबाजी कर रहे हो। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए टॉपिक। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अगर फोर्स लगता है Q इंटू वी क्रॉस बी, फोर्स तो लगता है, लेकिन अगर आपको ये बात पता हो कि वो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑलवेज, क्योंकि वी क्रॉस बी हमेशा वी के भी परपेंडिकुलर। और इसमें ये बात तो जानते हो, चार्ज पॉजिटिव होता है तो वी क्रॉस बी के तरफ, चार्ज नेगेटिव होता है तो वी क्रॉस बी के ऑपोजिट, लेकिन होता तो वी के परपेंडिकुलर ही है। तो इफ अ पार्टिकल इज मूविंग ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज होगी? क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो चेंज होती है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का वर्क ऑन अ चार्ज पार्टिकल जीरो होता है। फोर्स लग रहा है, जैसे सर्कुलर आपने कराया, हेलिकल पे चला दिया था, स्ट्रेट चल रहा था। इवन मैं तो अब उसको मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल भी कर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे इतना पता है कि बी चाहे वेरिएबल हो बट वी क्रॉस बी की डायरेक्शन हमेशा वी के
परपेंडिकुलर होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल पे, याद रखना ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड। आपने और भी केसेस पढ़े हैं, ई और बी में हेलिकल कराया था आपने, ई और बी में साइक्लॉइड कराया था, बहुत सारी सिचुएशन है, बट ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज जीरो, तो उसकी स्पीड जो है वही रहेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि व्हेन अ मूविंग पार्टिकल इज इन मैग्नेटिक फील्ड, ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ में कोई चेंज, बिकॉज वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल इज जीरो, सो इट्स स्पीड रिमेन्स, लेकिन वेलोसिटी नॉट रिमेन्स है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो नीचे एक रिमार्क लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड के लिए याद रखना, कोई गड़बड़ी मत कर देना। लिखो व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग, व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग ओनली इन, ओनली पे अंडरलाइन कर लेना, फिर बाद में तुम लोग कहोगे मेरे से सर आपने तो कहा था, पर वहां हम कुछ और गड़बड़ी हो सकता है कर चुके होंगे। तो व्हेन अ पार्टिकल is moving only in magnetic field, then its de Broglie wavelength, then its de Broglie wavelength then its de Broglie wavelength will remain same। सही बात है, ब्रैकेट में लिख लो, work done by magnetic field on a charged particle is zero, work done by magnetic field on a charged particle is zero, so its speed will remain same, so its speed will remain same, velocity will not, है ना, its speed will remain same। इसलिए हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड में उसके डी ब्रोगली वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट एक रिमार्क लिखिए, या ऐसे लिख लो, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, when a charge particle is accelerated with v volt, क्या आप समझते हो ये पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा हूं मैं? जब एक चार्ज पार्टिकल को हम बोलते हैं कि v वोल्ट से एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब इनिशियल से फाइनल लोकेशन तक जाने के लिए आपने v वोल्ट का क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड विद v वोल्ट फ्रॉम रेस्ट, then its de Broglie wavelength, then its de Broglie wavelength। ये काफी पूछा जाता है इसलिए मैं अलग से बता दे रहा हूं, हालांकि इसमें भी सारा पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। तो पहले एक बार बताइए, योर चार्ज पार्टिकल, लेट्स से इट्स चार्ज इज q, मास m, एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम, अब आप इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं कितने वोल्ट से, मतलब जो अगली लोकेशन है वहां तक जाते जाते v वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लग गया। अच्छा बताइए, एक्सेलरेट होने का मतलब स्पीड गेन करा रहे हैं हम, अभी 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 हम गेन करा रहे हैं इसको, क्योंकि रेस्ट से हम इसको एक्सेलरेट करा रहे हैं। तो मुझे बताइए, इफ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो हाई से लो या लो से हाई पोटेंशियल? अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो हाई वोल्ट से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, क्योंकि हाई पोटेंशियल पे इसकी पोटेंशियल जी ज्यादा होगी और लो पोटेंशियल पे इसकी पोटेंशियल जी, जितनी पोटेंशियल जी कम होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं इसको रेस्ट से छोड़ता हूं तो क्या मैं डायरेक्ट बोल दूं इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पर मैक्सिमम मत बोलो, Q इंटू वी होगी, यहां से यहां तक आने में कितनी होगी, Q इंटू वी, यस और नो? क्योंकि V वोल्ट से इसकी पोटेंशियल जी में डिक्रीमेंट आया है, कितना, QV का, QV का डिक्रीमेंट आया है पोटेंशियल जी का, तो काइनेटिक एनर्जी गेन होगी QV के बराबर। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इस चीज को, ये डायरेक्ट समझ में आता है सबको? अच्छा सपोज अगर मैं कहता हूं कि इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो यू हैव टू मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, बट योर चार्ज इफ इट इज नेगेटिव, तो आपको लो पोटेंशियल से
लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाओगे तो नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। आप ऐसे देख सकते हो, हाई पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इधर एक्सलेट कराने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपोजिट चाहिए। तो यहां पे भी क्वेश्चन कहने के लिए कहेगा कि वी वोल्ट से एक्सलेटेड, तो आप दिमाग में रखना कि उसने पोटेंशियल अपने आप हिसाब से एडजस्ट कर दिया होगा कि वो एक्सेलरेट कर जाए। तो स्टिल इसकी भी काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूं बताइएगा? क्यू वी, लेकिन मैं मॉड क्यू वी लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं? क्योंकि क्यू इटसेल्फ पॉजिटिव है, इसलिए घबराने वाली कोई बात है नहीं क्यू वी लिखने से। लेकिन अगर नेगेटिव है तो मैंने मॉड लगा दिया ताकि आपको पता चले कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये एडजस्टमेंट सब कौन कर रहा है? पोटेंशियल एडजस्ट कर रहा है उसको काइनेटिक एनर्जी गेन कराने के लिए। अच्छा, इसमें भी एक और बात है कि अंडरस्टूड है कि इनिशियली एट रेस्ट, कई बार हम बोलते हैं अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड विद दिस, तो ये माना जाता है कि वो इनिशियली किस पे था? रेस्ट पे। अगर नहीं है तो क्वेश्चन आपको इंडिकेशन देगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि ये काइनेटिक एनर्जी तब है, ये काइनेटिक एनर्जी तब है जब ये कहां से शुरू हुआ था? अगर मैं इस क्वेश्चन में कहूं कि यहां से मैं इसको फर्दर फर्दर V1 वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहा हूं, तो क्या आपको लगता है कि यहां तक तो ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी है और उसमें फिर से Q इंटू वी और ऐड होगा, तो Q इंटू V1। तो याद रखना इन जनरल क्या होता है कि दैट इज कंसिडर्ड एट रेस्ट। बट क्वेश्चन आपसे ऐसे भी कह सकता है कि हमने उसको एक्स्ट्रा और एक्सेलरेट कर दिया, अब बताओ क्या होगा? तो फिर आपको ध्यान रखना है कि यहां से वहां तक फिर एनर्जी कंजर्वेशन लिखना पड़ेगा, बट मोस्टली ये कंडीशन है। तो मुझे बताइए किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम बी वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वैल्यू तो यही है ना? बस हमें पता है कि यहाँ चार्ज का क्या रखना है? मैग्नीट्यूड है। देन व्हाट इज इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट दिस लोकेशन? लैम्डा इज h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, and this can be written as lambda is h upon under root 2mqv। अच्छा, मैंने q रख दिया। अब आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर सर ने पॉजिटिव चार्ज दिया है तब तो कोई बात नहीं, नेगेटिव दिया है तो आयोटा मत बना देना इसको। नेगेटिव चार्ज दिया तो आप समझ जाना कि वहां मॉड q है। समझ में आई बात? तो यहां मैं लिख देता हूं एज अ मॉड। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो इसके क्वेश्चन होते हैं जनरली रेशो वगैरह पूछने के लिए होते हैं, रेशो वगैरह एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। इस कंडीशन में कहां से एक्सेलेरेट किया आपने? अगर कोई डिफरेंट सिचुएशन है तो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज बना के देगा, और लैंग्वेज बना के देगा तो फिर आप उसको एनालाइज करेंगे। हाँ, मतलब अगर आप सोचो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हमने जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं उन्हीं में क्या देखा है? वेव नेचर देखा है। लेकिन उसको रेस्ट्रिक्ट मत करना, क्वेश्चन आपसे कहीं भी पूछ सकता है। हो सकता है कि वो पार्टिकल वेव नेचर उस जगह पर एग्जिबिट, जैसे मैंने किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया ट्रक जा रहा है, बताओ इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना है, तो आप बता देना। हो सकता है वहां वो वेव नेचर शो नहीं कर रहा है, पार्टिकल नेचर है, गाड़ी चल रही है आगे बढ़ रही, आप ऐसे थोड़ी करो गायब होके उधर चली गई इधर आ गई, ऐसा कुछ हम कर नहीं रहे। तो हो सकता है वो वहां पर वेव नेचर एग्जिबिट। तो आपके क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर है वो ये है कि जनरली स्मॉल पार्टिकल्स काफी हाई स्पीड पर जो होते हैं वो जनरली इस प्रकार का वेव नेचर शो कर रहे हैं। लेकिन कोई आपकी भी डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ सकता है, हो सकता है कि आप कोई उस तरीके का नेचर शो ना कर रहे हो। समझ में आई बात? कोई ऐसा फेनोमेना नहीं है हमारे पास, हम लोग पार्टिकल नेचर ही शो कर रहे हैं, घर से आते हैं तो आगे ही बढ़ रहे होते हैं। यस और नो? वी डोंट हैव अनसर्टेनिटी, मन नहीं कर रहा हो बात अलग है आने का। चले आगे।
अब देखो ये मैंने क्यों बताया, इसलिए नहीं कि ये कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, बट क्या होता है इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए जैसे बात करें, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग याद रखते हैं कि जैसे सपोज मैंने इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सेलरेट कराया, तो आपको क्या क्या चीजें पता है इसमें? आपको पता है m q h, तो क्या है हम लोग एग्जाम पे नहीं छोड़ते हैं इसको, हम कहते हैं इसकी कैलकुलेशन हम पहले ध्यान रखेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फॉर इलेक्ट्रॉन योर लैम्डा विच इज h अपॉन अंडर रूट 2m ev कर दूं क्या, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो बस v अननोन है बाकी सब नोन है, तो ये जो लैम्डा होता है वो अप्रोक्सीमेटली 12.27 डिवाइडेड बाई रूट v होता है। और इसकी यूनिट क्या है मैं आपको बता देता हूं, ये जो न्यूमरेटर में लिखा है दैट इज अंडर रूट वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, ये इसकी यूनिट है न्यूमरेटर में सॉल्व होकर, अंडर रूट वोल्ट इंटू, तो इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v इन वोल्ट योर आंसर विल बी इवॉल्व्ड इन एंगस्ट्रॉम। तो ये याद रखना जरूरी है, वरना एग्जाम में हम उसी कैलकुलेशन को करते रहेंगे h अपॉन अंडर रूट एम बी, समझ रहे हो, तो उस कैलकुलेशन को ना करना पड़े, इसलिए ये हम लोग ध्यान रखते हैं। और ये 12.27 का जो स्क्वायर है अप्रोक्सीमेटली 150 रूट 150, तो ये जो चीज है अंडर रूट 150 है, तो ठीक है, तो 12.27 अपॉन रूट बी ये हमारे पास होता है, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन। नोट कर लिया, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं इसलिए मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं, लिखिए एन इलेक्ट्रॉन इज an electron is of kinetic energy 100 electron volt, then find out its de Broglie wavelength, अब क्वेश्चन तो बहुत इजी सा है क्या इसमें, एक मिनट रुको, पहले इधर समझना, ये मेरे पास जो इक्वेशन है ना वो आपको इधर ले जाने के लिए कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी रखो और निकालो। तो अब क्या है इसके लिए हम लोग जनरली कुछ याद करके नहीं रखते हैं, हम लोगों ने ये याद कर रखा है, तो आप इसको ऐसे रिलेट करना कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी तो अगर आप पोटेंशियल से रिलेट करना चाहें तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस चलाएं, 100 वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर 100 वोल्ट से एक्सेलरेट कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, तो इस फॉर्मूले का यूटिलिटी आ गया आपके पास, आपको v पता चल जाएगा कितना, तो एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम बोलेंगे इससे एसोसिएटेड v कितना 100 वोल्ट, ऐसा लग रहा है कि हमने इसको रेस्ट से 100 वोल्ट से एक्सेलरेट कर रखा है, और इस उठा को यहां रख दो, देन व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डी ब्रॉगली वेवलेंथ 12.27 अपॉन अंडर रूट 100, दैट इज 1.227 एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ते हैं, नहीं तो एग्जाम में हम लोग यही करते रह जाते हैं, और टाइम आगे बढ़ रहा होता है बहुत तेजी से, तो मॉडर्न में पता होना चाहिए कैलकुलेशन का ट्रैक क्या है, क्वेश्चन इजी होता है लेकिन कैलकुलेशन बहुत टाइम खा रहा होता है, तो यहाँ पर रूट वी से रिलेट करते हुए फटाफट इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ एस्टिमेट करते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं होने में और भी होते हैं बट वो आप याद नहीं रखेंगे तब चल जाएगा, सपोज मैं आपसे प्रोटॉन की बात करता हूं, ठीक है,
प्रोटॉन के लिए ये वैल्यू आती है लैम्डा इक्वल्स टू लगभग 0.286 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। समझ गए? यूनिट क्या होगी? समझ गए आप? अल्फा पार्टिकल के लिए, अल्फा पार्टिकल जानते हो? इसके लिए लगभग होता है 0.101 अपॉन रूट वी। इतना रटना मत, मैं खुद भी नहीं रटता हूं जनरली, क्योंकि इनका काम नहीं है, ये तो आएगा ना जब हम सॉल्व कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन फेमस है काफी, तो वो आता रहता है आपके सामने। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, तो वो अल्फा पार्टिकल बन जाता है। इधर आपका प्रोटॉन है ही, चाहो तो याद कर लो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है मेरे लिए। एक क्वेश्चन लिखिए। देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज, चलो लिख लो पहले प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन समझते हो ना? इनके मासेस वगैरह हमने रख दिए इस कैलकुलेशन में। इलेक्ट्रॉन का जरूर याद रखना। देखो, an electron is moving and its de Broglie wavelength is 1 angstrom. An electron is moving and its de Broglie wavelength is 1 angstrom. Find out the voltage. Find out the voltage with which it is accelerated. Find out the voltage with which it is accelerated so that its de Broglie wavelength becomes 0.5 angstrom. So that its de Broglie wavelength becomes 0.5 angstrom. अगर आप कैलकुलेशन में उलझ गए तो ये क्वेश्चन आपसे 20 मिनट ले लेगा, 10 मिनट तो ले ही लेगा कटते कटते, रूट निकालते निकालते। लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस फॉर्मूले का एक तरीके का एप्लीकेशन है। लेकिन एक मिनट इधर सुनो, इसमें आपको क्या बताना है? कितना एक्स्ट्रा वोल्ट लगाना है। पहले ऑलरेडी वो किसी काइनेटिक एनर्जी पे था, और उससे अगली काइनेटिक एनर्जी पे ले जाने के लिए आप उसको, तो सबसे पहले ये ऐसा पता कर लेते हैं उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए हम किसको ढूंढ लें? उसका इनिशियल भी ढूंढ लेते हैं कि रेस्ट से कितना वोल्ट और एक्स्ट्रा कितना वोल्ट, हम वो पता करेंगे। तो एक मिनट, जब वो रेस्ट की कंडीशन से कंसिडर हो रहा है कि जब उसका 1 एंगस्ट्रॉम है, तो मैंने कहा कि उसको V1 से एक्सेलरेट किया होगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो eV1 होगी। तो पहले मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, लैम्डा इज व्हाट? 12.27 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। आपको पता है ये रूट वोल्ट रखने पे तब ये एंगस्ट्रॉम में आता है। तो लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है कितना? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट V1। तो योर रूट V1 यानी V1 है कितना? 150 वोल्ट। मतलब अगर हम उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद आपने क्या किया? इसमें आपने फर्दर कुछ एक्सेलरेट किया। तो पहले ये पता करो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो अगर आप रेस्ट कंडीशन से उसको, आप किस कंडीशन पे बात कर रहे हो? जब उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी है? 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी Ke2 बोल रहे हैं, और वो E इंटू V2 बोल दिया आपने। तो याद रखना V2 कहां से देख रहे हैं हम? इस फॉर्मूले से जो निकालोगे वो रेस्ट से देगा। यहाँ एक्स्ट्रा वोल्टेज मत रख देना डायरेक्ट। समझ में आएगा?
रेस्ट से निकालेंगे पहले। तो लैम्डा ई कितना, इक्वल्स टू 0.5 इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट V2। व्हाट इज V2? दैट इज 600 volt. That means at this condition is kinetic energy 600 electron. So what is its change in kinetic energy? Ke final minus Ke initial. That is 600 minus 150. That is 450 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इधर देखना, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी ही कम होनी चाहिए? तो पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए आपको पता है इलेक्ट्रॉन को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, कि लो से हाई, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तभी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ और एक्सीलरेट करना पड़ेगा। तो कितना? 450 वोल्ट से। यस और नो? तो कितना एक्स्ट्रा वोल्टेज लगाया आपने, और आपने इस तरह से लगाया कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़नी चाहिए, और उसके लिए आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी कम करनी पड़ेगी, और पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, क्योंकि ई का उस पे चार्ज माइनस ई है, इसलिए। क्लियर है? अब वैसे कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाएगी इसकी अगर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं तो। ठीक है, लिखिए एक क्वेश्चन ऐसे ही दे रहा हूं मैं, जस्ट फैमिलियर करने के लिए आपको। इनमें क्या ज्यादातर रेशो वगैरह जेई मेंस में आते हैं, तो रेशो क्या है, जैसे लिखो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन लिख रहे हो क्या? लिख लो लिख लो। हाँ एक्स्ट्रा, मतलब 1 एंगस्ट्रॉम से 0.5 तक ले जाने के लिए एक्स्ट्रा वोल्टेज कितना लगाया हमने? 450 वोल्ट और लगाया हमने। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों कर रहे हो पहले तो ये बताओ, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया। हाँ लेकिन लैम्डा में जो चेंज होगा उसके हिसाब से डायरेक्ट डेल्टा वी थोड़ी कर सकते हो आप। V1 V2 तो कर सकते हो, डेल्टा वी के लिए रिलेशन नहीं लिख सकते आप वो डायरेक्ट। समझ गए? तभी तो मैंने कहा कि यहाँ एक्स्ट्रा वोल्ट नहीं रख सकते आप, क्योंकि ऑलरेडी इट वाज एक्सीलरेटेड। तो आप देखो पहले मैंने V1 रखा, फिर V2 रख रहा हूं, फिर V1 V2 का गैप निकाल रहा हूं। अगर ये लीनियर रिलेशन होता तो मैं डायरेक्ट कर देता। लीनियर से मतलब कि अगर मान लो ये इसके साथ कुछ प्रोपोर्शनलिटी शो कर रहा होता तब, लेकिन यहाँ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वो भी रूट वी, तो आपको V1 और V2 समझ में तो आ गया ना सबको। नेक्स्ट, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल are accelerated through same potential difference, are accelerated from same potential difference from rest। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन जानते हो? हाँ, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल are accelerated through same potential difference from rest। अच्छा देखो मैंने तो बहुत क्लैरिफाइड बोल दिया फ्रॉम रेस्ट, लेकिन कई बार क्वेश्चन नहीं बोलता है तो फिर हम समझ लेते हैं कि वो उसने सबको क्या किया होगा, रेस्ट से ही। क्योंकि अगर नहीं है कोई इनिशियल कंडीशन तो फिर उनको बताना चाहिए, नहीं बताया यानी वो मान रहे हैं कि रेस्ट पर था। तो एक्सीलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ।
फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, क्या लिखें बताओ? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यूवी। तो लैम्डा इज एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यूवी। क्या क्या सेम है? v सेम है, 2h। तो रेशियो में लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट क्यू वी। तो m भी आएगा, बिल्कुल 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 m ही आएगा, अंडर रूट एम क्यू। सही बात है। अच्छा इधर देखो, पहले कौन था? प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास mp बोल दे रहे हैं, और चार्ज प्लस e। और ड्यूट्रॉन का, ड्यूट्रॉन इज योर 1h2 प्लस 1h2 प्लस। वैसे ड्यूटेरियम नाम है इसका। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ड्यूट्रॉन बोलते हैं हम इसको। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका मास अप्रोक्सीमेटली 2mp है। वैसे तो एक mn है और एक mp है, दोनों लगभग बराबर होते हैं, बट इस पे चार्ज स्टिल प्लस e। यही है। एंड अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, 2He4 2 प्लस। मास इज 4 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली अपॉन इसका जो चार्ज है वो +2 ही। यहां रख के रेशो आप निकाल सकते हो। तो 1 अपॉन अंडर रूट mp और e प्रोटॉन का हो गया, ड्यूट्रॉन का हो गया 2mp e और अंडर रूट 4mp इंटू 2e। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं यही छोड़ दे रहा हूं, आप कैंसिल करके इसको सिंप्लीफाई कर लें। व्हाट इज दिस रेशियो? हाँ हाँ, क्या न्यूट्रॉन को एक्सीलरेट क्यों करा रहे हो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब वो चार्ज पार्टिकल है ही नहीं? ऐसे मत करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिक्कत हो जाएगी। न्यूट्रॉन ही तो था बेचारा, न्यूट्रल था, है कि नहीं? हाँ, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कहोगे? न्यूट्रॉन एक्सीलरेट करेगा क्या? नहीं करेगा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते जाइए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सभी चार्ज पार्टिकल थे। प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, ड्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, अल्फा चार्ज पार्टिकल है। ओके, नेक्स्ट। de Broglie wavelength of gas molecules. Clear? de Broglie wavelength of gas molecules. ओके, अब देखो ये चला गया आपका केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स में। अब वो आपसे कह रहा है जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। वैसे तो प्रैक्टिकल फैक्ट तो आप जानते हो क्या, कि वी हैव ऑल पॉसिबल स्पीड्स एंड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन अ गैसियस सिस्टम। केटीजी का एजम्पशन ही यही था कि सिस्टम में रेंडमनेस है, हैविंग ऑल पॉसिबल स्पीड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो फिर हमसे कहा जा रहा है कि भाई फिर हम किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालें? तो वो आपसे बात कर रहा है ऑन एन एवरेज कितनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप देंगे। तो गैस मॉलिक्यूल्स की जब आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करेंगे तो आपको उनके एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सोचना है। एवरेज, लेकिन कौन सी? आपको पता है अगर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है
तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटोमिक 5, जिसमें से 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशनल। तो याद रखना यहाँ रोटेशन का कोई मीनिंग नहीं है, आपका गैस मॉलिक्यूल के जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कितने? बिकॉज दिस मॉलिक्यूल इज फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, तो हम बोलते हैं इसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्रांसलेशन की। तो जब आप एक गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो विद रेस्पेक्ट टू सीएम एंड ऑफ सीएम पढ़ा है, किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास में पढ़ा होगा, किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू सीएम एंड ऑफ सीएम होती है, यस और नो? तो विद रेस्पेक्ट टू सीएम जो होती है वो आप लोग जैसे काइनेटिक एनर्जी रोलिंग में लिखते हो, हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ MVCM स्क्वायर, करते हो ना? एक गैस मॉलिक्यूल की बात करें तो गैस मॉलिक्यूल के जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उसकी काइनेटिक एनर्जी से, मतलब उसकी एनर्जी लिखनी हो तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आपके पास 2 एनर्जी होती है, एक तो रोटेशनल और एक वाइब्रेशनल। किस फ्रेम में? सेंटर ऑफ मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल के फ्रेम में 2 एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल, जिसमें फिजिक्स के सिलेबस में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, तो वी हैव ओनली रोटेशनल, है ना? तो वो रोटेशन की कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती हैं और मैक्सिमम 3 होती है रोटेशन की, और ट्रांसलेशन की भी 3 होती है। तो जब कोई मॉलिक्यूल के ट्रांसलेशनल एनर्जी की बात करते हैं तो वो सिस्टम के सीएम की वेलोसिटी की बात होती है। किसकी? जैसा कि आपका मोनो एटॉमिक में है, उस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वही उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, उस एटम की जो वेलोसिटी है वही उसके सीएम की भी है। तो आपने वहां रोटेशनल एनर्जी 0 कर रखी है, लेकिन डायटोमिक आती है, आप कहते हो वो सिस्टम सी फ्रेम में घूम भी रहा होगा, तो उसके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम देते हो आप इंडिपेंडेंट, और 3 ट्रांसलेशन के। तो पहली बात ये बताइए, ये किस चीज का इफेक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं? मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आपका जो गैस मॉलिक्यूल है जब हम उसके मोमेंटम की बात करेंगे तो उसके ट्रांसलेटरी मोशन की बात होगी, या आप कह सकते हैं आप उसके ऑफ सीएम की बात कर रहे हैं। किसकी? तो यहां पर जो मेरा फॉर्मूला है ना, लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट 2m/ke, यहां एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो होगी, बट इट इज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इसको आप 2 तरह से लिखते हैं, आइदर यू कैन राइट इट एज 3/2 kT और यू कैन राइट इट एज half m VRMS स्क्वायर, half m VRMS स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ध्यान है? यहां रखो √3 kT/m, √3 kT/m, ये आ जाएगा, यही ना? तो आप इस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को 2 तरह से लिख सकते हैं, समझ में आई बात? अब 3/2 kT लिखो या हाफ m VRMS स्क्वायर लिखो, तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट होगा? तो योर लैम्डा इज योर H अपॉन √2m इंटू 3/2 kT, 3/2 kT। और अगर आप वो वैल्यू रखें तो आप इसको ऐसे रख सकते हो, हाफ अपॉन √2m इंटू हाफ इंटू m VRMS square. So your lambda can be written as either your H upon √3m kT or H upon m into VRMS। हो गया सब, VRMS सब हो गया, देखो आप ध्यान से, रूट से बाहर ले आए हम उसको। तो m अपॉन VRMS, ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपने इस चैप्टर में 3 अलग वेलोसिटीज पढ़ी हैं, एक RMS स्पीड, एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एक एवरेज स्पीड। तो इस फॉर्मूले में कौन जाएगा? लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन mv, तो v कौन सा उठाएंगे? RMS, क्योंकि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यहां रखी जाती है, और उस एवरेज एनर्जी से हम डिस्कस करते हैं कि इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। अब मैंने इतनी बात क्यों समझाई आपको?
क्योंकि डाया एटॉमिक हो, चाहे मोनो एटॉमिक हो, चाहे पॉली एटॉमिक हो, फॉर्मूला यही रहेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेटरी 3/2 kT सभी की होती है। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम रख देते हैं तो टोटल एनर्जी आ जाती है, उसमें रोटेशन, ट्रांसलेशन और वाइब्रेशनल यूज करना वो भी आ जाता है। तो मैंने यहाँ F/2 kT नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है? 3/2 kT। तो चाहे वो मोनो हो, चाहे वो डाया हो, चाहे पॉली एटॉमिक हो, आपको ये ध्यान रखना है इस फॉर्मूले में यहाँ क्या आएगा, सिर्फ 3/2 kT। समझ आई बात? क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, एक ऑक्सीजन दे देगा, एक हीलियम दे देगा, और वो आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बताएगा भी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, इसका डिग्री, क्वेश्चन बताएगा। जब आपको चाहिए होता है तब नहीं बताता है, और जब कंफ्यूज करना है तो बताएगा कि ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, हीलियम का 3 है, एंड फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट रूम टेम्परेचर। तो आपको पता है सिर्फ मास पे डिपेंडेंसी आने वाली है, बाकी कोई दिक्कत। एंड व्हाट इज के? बोल्ट्जमैन, फटाफट नोट करिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अगर गैस मॉलिक्यूल्स का डी ब्रॉगली वेवलेंथ आता है तो स्पीड की जगह आरएमएस स्पीड आती है, और काइनेटिक एनर्जी की जगह एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, सुनना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज F/2 kT, बट एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kT। एवरेज काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेशन और रोटेशन सब आ गए। एक गैस नहीं, ऑन एन एवरेज इफेक्ट पे बात होती है यहाँ पे, तभी तो हम किसी पर्टिकुलर की बात हम नहीं कर रहे हैं, एवरेज इफेक्ट पे बात कर रहे हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि ऑन एन एवरेज, तो इस एस्पेक्ट से आप देंगे, किसी पर्टिकुलर का नहीं है ये, क्योंकि वो बार बार बदल रहा है ना। कोई पार्टिकल जो है वो अपनी स्पीड मेंटेन थोड़ी रख रहा है, वो कोलिजन कर रहा है एक से दूसरे से, फिर वॉल से कोलिजन कर रहा है। वॉल से कोलिजन पे तो स्पीड नहीं बदल रही, लेकिन आपस में कोलिजन से उसकी स्पीड भी बदलती जा रही है, तो इसलिए हम सारा उसका एवरेज एस्पेक्ट पे बात करते हैं। नोट कर लिया? आप अपने वर्ड्स में लिख लेना इस फॉर्मूले में, वेदर इट इज मोनोएटॉमिक, डायाटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, कोई भी कंडीशन हो फॉर्मूला यही जाएगा। ये सब फैक्ट बेस्ड चीजें हैं, इसलिए बताना जरूरी है। बाकी आप मोमेंटम कैलकुलेट करके किसी भी क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स। बस 1 मिनट लगेगा। नहीं, चलो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। एक लाइन बोलना है बस, इसकी काइनेटिक एनर्जी केटी लेना होता है। बट एक बार शीट दे दो, मैं कुछ होमवर्क दे दूं। क्लास कब है अपनी? कल ही है कि परसों है? परसों है ना, तो फिर होमवर्क दे देते हैं काफी सारा।
अभी इतना करना है आपको, और होमवर्क में और ऐड कर दे रहा हूं जो हम नेक्स्ट क्लास में नहीं करेंगे डिस्कस। ये कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 2 का लेवल 1 ना। एक्सरसाइज 2 लेवल 2 में हमने कितना किया है? 4 किए ना हमने। 5 और ऐड कर लो। एक ही क्वेश्चन अभी तक आ रहा है इसके रेंज में। एक्सरसाइज 3 लेवल 1। ये भी कर लाना है ना, 4-5 क्वेश्चन ही तो है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।